सवालों के घेरे में फंसे गोपाल सिंह। लोग एक जनप्रतिनिधि के तौर पर देखना चाहे अगर गोपाल सिंह को, तो किस रूप में गोपाल सिंह नजर आएंगे? क्या वो विधायक, क्या वो संसदीय चुनाव में भाग लेंगे? आपको लोग इंटरव्यू देने में बहुत डरता है। आप इस तरह के प्रश्न के भंवर में फंसा देते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, राजनीति क्या है? राजनीति माध्यम है लोगों की सेवा करने का। धनबाद के साथ हो रहा है अन्याय। इतना बड़ा अन्याय है। धनबाद को पता नहीं क्यों इतना लोगों ने उपेक्षित रखा है। अभी मैं परसों दिन विवेकानंद जी की थी ना 160वीं जयंती, तो मैं यहाँ आर.एस. मोर कॉलेज में लोगों ने हमें बुलाया था, मुख्य अतिथि था मैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप जानते हैं, शायद आपको भी मैं नहीं पता होगा, 7,000 से ज़्यादा बच्चे हैं उस कॉलेज में। हाँ, और वहाँ वही बच्चे हैं जो समाज का जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, चाहे वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप हो, लोअर इनकम ग्रुप हो। मिडिल क्लास के ही बच्चे हैं वहाँ, लोअर इनकम वाले ही बच्चे हैं। और वहाँ एक ऑडिटोरियम नहीं है जहाँ की 500-200 बच्चे बैठ सकें। वहाँ पे एक ग्राउंड नहीं है बच्चों को खेलने के लिए। धनबाद रेवेन्यू देने में रांची से भी ज्यादा, फिर विकास में पीछे क्यों है? रांची और धनबाद का रेवेन्यू लगभग आपको यहाँ रेलवे से कोई पहला और दूसरा स्थान रखता है, पूरे देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। तो जो गाय इतनी दूध देती हो, इतनी दूध देती हो कि आप उसको दुहे जा रहे हो, और जब गाय को खिलाने की बात आती है तो आप बोलते हो नहीं, गाय का तो रंग काला है, गाय तो बहुत बदमाश। पूर्व सीएमडी का बीसीसीएल समीरन दत्ता से अपील, सेंट्रल अस्पताल का पुनरुद्धार की जरूरत। के माध्यम से एक बार पुनः मैं बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता से आग्रह करना चाहूँगा कि जो टेंडर हम लोगों ने किया था, समीरन दत्ता भी डायरेक्टर फाइनेंस थे, वो भी उस डिसीजन के हिस्सा हैं। तो मैं ज़रूर आग्रह करूँगा कि उस टेंडर को फिर से आप रिवाइव कीजिए, रीटेंडर कीजिए, और धनबाद को एक अच्छा हॉस्पिटल आप अवश्य दें। देखो क्या है ना कि धनबाद बीसीसीएल धनबाद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धनबाद नहीं तो बीसीसीएल नहीं, बीसीसीएल नहीं तो धनबाद नहीं। बेरोजगारी की समस्या प्रमुख कारण शिक्षा नीति। मैं यहाँ आरएसपी गया था ना, बोला, मैं भाषण के दौरान कहा उन बच्चों से कि मेरे बच्चों, बेटियां भी थी और बेटे भी थे, हमने कहा कि हाथ उठाओ कि तुम में से कितने को भरोसा है कि ग्रेजुएशन करने के बाद तुमको नौकरी मिल जाएगी। एक हाथ नहीं उठा सा। कोई भी चोरी तभी रुकेगी जब उसका पेट भरा रहेगा। मान के चलते कि गोपाल सिंह जैसा शख्स अगर आएगा तो कोयला चोरी रुक जाएगी और लोगों के हाथ में रोजगार हो जाएगा, ये उम्मीद करें हम। कोई भी चोरी देखिए तभी रुकेगी जब उसका पेट भरा रहेगा। सच्चाई को देखकर भी कुछ लोग बोलते हैं झूठ। कोई सच्चाई को देखकर भी झूठ बोलता है। गुमराह करने की भी ना यहाँ एक परंपरा हो गई। देख रहा है कि वह व्यक्ति आदमी है, बोलेगा नहीं ये तो भैंस है। अब बोलेगा क्यों बोल रहे हो भाई, हमारी मर्जी है, हम बोलेंगे, प्रजातंत्र है, हमको बोलने की छूट है। युवाओं को जाति धर्म के नाम पर बांटकर हो रही है राजनीति। और आप गलती कर रहे हैं, जो भी राजनीति कर रहे हैं, ये आप भूल रहे हैं कि युवाओं को बांट कर ना संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पर कितने दिन तक झोला ढुआओगे? कभी ना कभी तो अकल होगी, जब भूख लगेगी ना। झूठ बोलकर जनता को ज्यादा दिन ठगा नहीं जा सकता। देखिए, जनता को बहुत दिनों तक नहीं ठग सकते। और आप देखेंगे ना, हम लोग भी जैसे क्लास में पढ़ते थे तो 2-4 लोग थे, बहुत झूठ बोलने की आदत थी। वो झूठ एक्सपोज हो जाता है कितने दिनों तक, 1 साल 2 साल 4 साल झूठ बोल लोगे, लेकिन जब एक्सपोज होगा ना, और साहब ये जनता तो जो है ना, देखे ना आप, जनता ठीक है पढ़ी लिखी, अभी 100% लिटरेसी नहीं हुई है, लेकिन समझती सब है। बोलता है ना वो, क्या एक गाना है, पब्लिक सब जानती है। हाँ, पब्लिक सब जानती है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से चर्चा करने के लिए। और आज के मेहमान हैं वो बहुत ही खास है। खास इसलिए कि 39 साल तक कोल इंडिया में सर्विस दी और 9 वर्षों तक अभी तक का एक रिकॉर्ड रहा है बतौर वो सीसीएल में, बीसीसीएल में, सीआईएल में सीएमडी के तौर पर 9 साल सेवा दिए, सीएमडी के रूप में काम किए और हाल ही में 2021 में रिटायर किए।
यानी पहली पारी में उन्होंने लाजवाब काम किया है कोयला के क्षेत्र में। अब सेवानिवृत्ति के बाद भी उनकी जो भूमिका है वो थोड़ी बदल गई है। अब वो सीधे तौर पर समाज सेवा से जुड़ गया है, लोगों के बीच काम कर रहा है। और हमारे बीच वो शख्सियत है, मेहमान है, पूर्व सीएमडी गोपाल प्रसाद सिंह। आज न्यू जेएनपी के ऑफिस में है। चलिए जरा सा सीधे उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है न्यू जेएनपी में। धन्यवाद, थैंक यू। पहले तो ये बताएं कि इतनी लंबी सेवा कोयला क्षेत्र में रहा है बतौर एक कहें कि अधिकारी के तौर पर, अब जो है समाज सेवा में उतरे हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि समाज सेवा के बाद अगला जो इनिंग हो वह राजनीति में भी होगी। क्या हम ठीक बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, आपने कहा कि 9 साल तक मैं सीएमडी रहा, तो ये सोचने वाली बात है कि इतनी लंबी अवधि तक मैं उस पद पर कैसे रहा। तो जो मैं मानता हूं, ये गरीबों, ग्रामीणों, श्रमिकों, पत्रकार बंधुओं, सभी समाज के जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों की शुभकामनाएं थी, उन सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ था, जिसकी वजह से 9 वर्षों तक हम ये दायित्व निभा सके। तो अब चूंकि कोल इंडिया ने हमें बहुत कुछ दिया, आपने बताया कि 39 ईयर्स हमने नौकरी की, तो बहुत कुछ दिया है। और ये इत्तेफाक है कि मेरा तो पूरा जन्म ही, मेरी शादी यहीं धनबाद कोयलांचल में हुई, पत्नी का जन्म यहीं कोयलांचल का है, धनबाद का है, मेरे दोनों बच्चे यहीं सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद में दोनों का पैदा हुआ। मेरा अल्मा मैटर, जिसकी वजह से आज मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यहीं धनबाद में है। हमने अपने वो 39 वर्षों की यात्रा भी कोलफील्ड से शुरू की, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं शुरू में फर्स्ट चॉइस दिया था BCCL। अच्छा। हाँ, और मुझे BCCL मिल भी गया, चूँकि मैं इंटरव्यू में टॉप किया था। उसके बाद हमारी शादी तय हो गई, तो मुझे लगा कि अब यदि BCCL में मैं काम करूंगा तो मुझे घर जमाई बनना पड़ेगा। तो इसलिए फिर हमने रिक्वेस्ट करके कोल इंडिया से अपनी ट्रांसफ़र CCL में कराई, और इतने दिनों तक यात्रा रही। और हमेशा जो समाज का निचला वर्ग है आर्थिक रूप से, उसका सहयोग हमें हमेशा मिला। नहीं तो दामाद भी बेटा की तरह ही है, इसमें कोई शक नहीं। जब इतनी बड़ी भूमिका आपने यहाँ निर्वहन किया है तो लोग ये चाहेंगे कि अब आप सेकंड पारी में जब आप सेवानिवृत्ति हो चुके हैं तो समाज के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति वो कर्ज उतारने का समय आ गया है। तो वो वक्त आपका इंतजार कर रहा है, समाज सेवा और साथ साथ राजनीति। तो फिर राजनीति में करियर क्यों नहीं बना रहे? देखिए, आपने जो एक बात कही, मुझे माँ याद आ रही है, मेरे पिताजी याद आ रहे हैं। हम लोग कहा करते थे कि जब आप उस लायक बन जाओ, किसी भी, सब बच्चों के लिए, सब लोगों के लिए ये लागू, सब पर लागू होता है, हर युवा के लिए, हर लोगों के लिए, कि जब आप 60 वर्षों तक नौकरी किए, 60 वर्षों तक आपको समाज ने बहुत कुछ दिया। कोल इंडिया दिया, समाज नहीं दिया। हम लोग तो जिस सरकारी नौकरी में होते हैं तो हम लोग नौकर होते हैं, सरकार के नौकर यानी भारत की जनता के नौकर। तो हम तो 125 करोड़ जनता के नौकर थे, और ये जनता जो हमें तनख्वाह मिलती थी वो हमें जनता देती थी। तो जब इतना कुछ दिया, और जैसा कि मैंने कहा कि माँ बाप से सीखा हूँ मैंने, कि जब समय आए, अब ये लौटाने का समय, 60 वर्षों तक हमने लिया, और 60 वर्ष के बाद समय आ गया है कि हम इसको लौटाएं। ऋण भी कैसे लौटाना है? सबसे पहले माता पिता का ऋण लौटाइए, गुरु का लौटाइए, कर्म भूमि का, जन्मभूमि का। तो ये बात सही है, और यही वजह है कि 60 वर्षों के बाद भी आप देखे होंगे कई CMD लोग कुछ नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में, यहाँ वहाँ करते हैं। सुना कि आपको भी अडानी वटानी से ऑफर आया था कि आइए हमारे यहाँ, बहुत भारी भरकम मोटी वेतन पर आपको बुलाना चाह रहे थे लोग। नहीं, ये स्वाभाविक है। रिटायरमेंट के बाद सभी CMDs को, लगभग सब लोगों को ऑफर आता ही आता है। तो उस तरह के ऑफर्स थे, लेकिन हमने यही सोचा कि, और मैंने बड़ा ऑफर को ठुकरा कर और आप एक सेवा जागरूकता संघ में जुड़े, समाज सेवा का काम, तो इसका मतलब है कि आपने एक रास्ता चुन लिया है। बिल्कुल चुन लिया है, और मैंने कहा ना कि ये समय है लौटाने का। और इसमें मैं क्रेडिट दूंगा अपने बच्चों को कि उन लोगों ने कहा कि नहीं पापा, बहुत साल नौकरी कर लिया आपने, हम लोगों को बहुत कुछ दिया, अब आप अपने लिए जिए। देखिए, जब दशरथ जी 60 साल के हो गए
और जब आईने में उन्होंने अपना चेहरा देखा कि हाँ भाई ये कान के बाल जो है ना सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसी दिन उन्होंने वशिष्ठ गुरु को बुलाया और कहा कि गुरुदेव अब समय हो गया है, अब राम को अब दीजिए राजगद्दी और मैं अपना। तो वशिष्ठ जी बोले हैं कि हाँ 60 वर्ष के बाद, ये वाल्मीकि रामायण में आपको मिलेगा, तुलसीदास रामायण में ये वशिष्ठ जी वाला कथन शायद नहीं है, कि 60 वर्ष के बाद आदमी को अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहिए एक, और दूसरा अगले जन्म की तैयारी करनी चाहिए। देखिए हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं, और कहावत है ना कि 84 लाख योनि के बाद आदमी को मनुष्य की जन्म मिलता है। तो हम लोग तो अब मानव जन्म मिला है, तो इसको सार्थक करना हमारा धर्म बनता है। और जब आपको इतनी अच्छी मौका मिला है तो अगले जन्म की भी तैयारी कर लीजिए, अच्छा काम कीजिएगा, लोगों की दुआएं मिलेंगी तो शायद अगले जन्म में भी आप मनुष्य बन सकें। तो सबसे अच्छा जो जरूरी है कि हम समाज सेवा से शुरू करें, सार्वजनिक जीवन में आ जाएं और लोगों के लिए काम करें। आपसे हम बिल्कुल सहमत हैं। 60 वर्ष के बाद का समय जो मैं मानता हूँ ये है कि आप गरीबों को, उपेक्षितों को, अभावग्रस्त लोगों को, शोषित लोगों को किस तरह से आप मदद कर सकते हो। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति भी तो समाज सेवा का ही पार्ट है, तो फिर राजनीति में क्यों नहीं आ जा रहे हैं? कोई पार्टी कोई ज्वाइन क्यों नहीं कर ले रहा है? देखिए राजनीति एक पॉलिटिकल साइंस एक विषय है, तो राजनीति जो शास्त्र है ये अपने आप में एक विषय है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, उसी तरह का एक विषय है। लेकिन सब लोग जब आप भी राजनीति का नाम ले रहे हैं तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो जब कर्ज लौटाने की बात है आप समाज सेवा कीजिए। नहीं, हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि बतौर कैरेक्टर आप भूमिका में आए। सेवा और किताबी ज्ञान अपनी चीज अपनी जगह पे है। हम चाह रहे हैं कि आप बतौर कैरेक्टर राजनीति में उतरे और लोग एक जनप्रतिनिधि के तौर पर दिखना चाहे अगर गोपाल सिंह को, तो किस रूप में गोपाल सिंह नजर आएंगे? क्या वो विधायक, क्या वो संसदीय चुनाव में भाग लेंगे? आपको लोग इंटरव्यू देने में बहुत डरता है, आप इस तरह के प्रश्न के भंवर में फंसा देते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है। देखिए राजनीति क्या है? राजनीति माध्यम है लोगों की सेवा करने का। अब उसको आप कई तरीके से इंटरप्रिटेशन आज तक जो हो रहा है देख रहे हैं। आजकल तो आप जानते हैं कि जब हम वो उजला कुर्ता पहन कर जाएंगे तो हमारे समाज के युवा क्या हमारे बारे में सोचते हैं। तो इधर उधर शब्द बहुत अच्छा है सर। हम इधर उधर की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पिछली बार ही आपकी चर्चा मैंने सुना था कि लोकसभा में गोपाल सिंह तैयार हो रहे हैं, उतर रहे हैं। किसी पार्टी से उतरे तो ठीक, नहीं तो किसी से चर्चा थी। अब पता नहीं बात बनी न बनी। पिछली बार ये चर्चा थी 2019 में, अब अगला जो है 2024 में चुनाव आने वाले हैं। धनबाद में भी कई नाम हैं, तैर रहे हैं। तो फिर हम ये चर्चा सुने कि इस बार वो चर्चा नहीं रहेगा, सतह पे आएगा सामने नाम, गोपाल सिंह चुनाव लड़ेंगे। अब किस पार्टी से लड़ेंगे वो तो आप जानते होंगे। देखिए मैंने कहा एक ही चीज को दोहरा रहा हूं, 60 वर्ष के बाद मेरी पूरी जिंदगी समाज के लोगों के लिए, विशेषकर उपेक्षित, अभावग्रस्त, शोषित, जो नीचे का जो आर्थिक रूप से है, उनकी सेवा में हमें अपनी जीवन को बितानी है। ये मेरा फैसला है, ये तय है। ये तय। तो ये भी बता दीजिए। और हमें एक अच्छी बात है कि एक सेवा जागरूकता मंच लोगों ने बनाया है और हमें दायित्व भी दिया है उसके अध्यक्ष का। उस माध्यम से, उस मंच के माध्यम से हम लोग काम करना शुरू कर दिए। तो एक अच्छा काम तो आपने शुरुआत कर दिया। उसमें जो पहला एजेंडा है कि देखिए क्या है कि हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए और आज भी यदि भारतवर्ष की आप साक्षरता दर लेंगे तो वो मात्र 77% है। हम जब आज़ाद हुए थे तो 1950 में भी हमारी लिटरेसी रेट लगभग 20% थी। एक ही राज्य साक्षर हुआ अभी तक, केरल पूर्ण। और पूरे भारतवर्ष की सिर्फ 77% आपको लिटरेसी रेट है, साक्षरता है। हमने कहा कि जब हम आज़ाद हुए थे तब भी 20% था। माने 75 वर्षों में हम 75% भी अपनी लिटरेसी रेट नहीं बढ़ा पाए। 77 माइनस 20 कितना हुआ, जोड़ लीजिए। और जिस राष्ट्र का पूरी आबादी 75 वर्षों के बाद भी पूरी तरह से लिटरेट न हो, देखिए लिटरेसी की भी जो परिभाषा है ना, लिटरेट किस हुई, जो 77% का आंकड़ा है,
ये सिर्फ उन लोगों का है जो एक सेंटेंस अच्छा से पढ़ सकते हैं। सिर्फ हस्ताक्षर कर रहे हैं। हाँ, ये उन लोगों का नहीं है जिनको अर्थशास्त्र समझ में आता है, राजनीति शास्त्र समझ में आता है, नहीं है। बजट कहाँ से बनता है, सरकार को पैसे कहाँ से आते हैं, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए। तो जब जनता आपको राजा को चुनती है, भाई प्रजातंत्र में तो राजा जिनको राजगद्दी मिली वही है, उनकी एक भूमिका है और बड़ा वो सकारात्मक भूमिका है। लेकिन बनाने वाला यदि नहीं जानेगा कि हम किसको बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, तो वो न्याय कहां से कर पाएगा। और अच्छा, झारखंड की तो न्याय की बात बोले हैं तो हम यहाँ पे एक रोक रहे हैं, न्याय की बात आ रही है। धनबाद की जनता ने जिसको भी मौका दिया, भरपूर मौका दिया। विधायक बना रही है तो 3 बार से विधायक, सांसद बना रही है तो 3 बार से सांसद, 4-4 बार लोगों को सांसद बनाया। क्या अपेक्षित विकास आपको नजर आ रहा है? जितने बार मौका मिले यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, क्या उस अनुपात में धनबाद में विकास हुआ? धनबाद में चाहे एम्स की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, धनबाद में तमाम तरह की सुविधाएं हो। एक अदद पार्क लोगों को ढूंढने में मुश्किल हो जाता है कि हम कहाँ टहलने जाए, एक स्टेडियम ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो क्या यह अभाव नहीं लगता मेडिकल की सुविधा सहित? देखिए, इसमें क्या है कि सिर्फ जनप्रतिनिधि को कोसने से कोई फायदा नहीं है। एक इकोसिस्टम होता है, कहीं ना कहीं इकोसिस्टम का दोष है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी मानता हूं कि धनबादी क्यों, झारखंड एक मिनरल स्टेट है। झारखंड की पूरी इकोनॉमी मिनरल्स पर आधारित है, चाहे कोयला हो, लोहा हो। और यदि आप सभी खनिज वाले जिलों को देखेंगे, चाहे वो धनबाद हो, बोकारो हो, गिरिडीह हो, हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, आपका उधर चतरा हो, लाते, किसी भी जिले को आप देख लीजिए। चलिए, अभी चूंकि हम धनबाद में हैं तो धनबाद की बात करते हैं। ये इतना बड़ा अन्याय है, धनबाद को पता नहीं क्यों इतना लोगों ने उपेक्षित रखा है। अभी मैं परसों दिन, विवेकानंद जी की थी ना 160वीं जयंती, तो मैं यहाँ RS मोर कॉलेज में लोगों ने हमें बुलाया था, मुख्य अतिथि था मैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप जानते हैं, शायद आपको भी मैं नहीं पता होगा, 7,000 से ज़्यादा बच्चे हैं उस कॉलेज में। हाँ, और वहाँ वही बच्चे हैं जो समाज का जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, चाहे वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप हो, लोअर इनकम ग्रुप हो, मिडिल क्लास के ही बच्चे हैं वहाँ, लोअर इनकम वाले ही बच्चे हैं। और वहाँ एक ऑडिटोरियम नहीं है जहाँ की 500-200 बच्चे बैठ सकें। वहाँ पे एक ग्राउंड नहीं है बच्चों को खेलने के लिए। अरे 7,000 बच्चे और गरीब तबके के बच्चे, उनको खेलने का साहब कॉलेज में जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं होगा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों का दोष नहीं? ये तो काम कराना उनका है, फंड तो उनको अलॉट होता ही होगा। मैंने कहा ना कि इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम होता है ये लेकिन दुर्भाग्य है। तो जनता ने तो मौका दिया ना प्रतिनिधियों को। धनबाद के साथ तो देखिए, इतने भाई धनबाद से जितनी रेवेन्यू पैदा होती है, आप झारखंड के किसी भी जिला से ले लीजिए, रांची राजधानी है, रांची और धनबाद का रेवेन्यू लगभग आपको यहाँ रेलवे से कोई पहला और दूसरा स्थान रखता है, पूरे देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। तो जो गाय इतनी दूध देती हो, इतनी दूध देती हो कि आप उसको धुए जा रहे हो, और जब गाय को खिलाने की बात आती है तो आप बोलते हो नहीं, गाय का तो रंग काला है, गाय तो बहुत बदमाश है, हम खिलाएंगे नहीं। अरे भैया, उसको कब तक दूहोगे? नहीं खिलाओगे तो गाय मर जाएगी ना। तो धनबाद की स्थिति वही है। वो मैं कॉलेज देखा हूं, उसके बाद मुझे बड़ा धनबाद तो औद्योगिक विकास में पीछे छूट गया, हर चीज में छूटा है। आज धनबाद में यदि आप हैं और डर लगता है कि रात में यदि कुछ बीमार हो गए, हम लोग बात कर रहे थे ना अभी कुछ देर पहले, सीधे लोग मिशन जाता है, मतलब बंगाल जाएगा या रांची भागेगा। भाई, किस हिसाब से हमसे दुर्गापुर सुपेरियर है धनबाद से? दुर्गापुर में क्या रेवेन्यू जनरेट होता है, वहां उतना अच्छा हॉस्पिटल बन गया, हमारे धनबाद में क्यों नहीं बना? आज क्या है यहाँ, आपको सारी कोई भी सुविधा देख लीजिए। एक इंडियन स्कूल, जमाने में आपके पास तो अपने एक बढ़िया अस्पताल हुआ करता था, BCCL का सेंट्रल हॉस्पिटल, अब तो वो भी बर्बाद हो गया। आप देखिए, सेंट्रल हॉस्पिटल की बात करें, एक समय था, बिल्कुल आपने सही कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता था, कितना अच्छा था। आज की तारीख में आप स्थिति उसकी देख रहे हैं। लेकिन आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि साहब आप भी तो वहां CMD थे, आपने क्यों नहीं किया? लेकिन आपको याद होगा अभिषेक जी, मैं जब CMD था तो
तो सेंट्रल हॉस्पिटल में 500 बेड का हॉस्पिटल है जी। तो हमने एक फैसला लिया था कि 250 बेड CCL BCCL चलाएगा और 250 बेड हम जो इंडिया के बेस्ट मेडिकल ग्रुप्स हैं, चाहे वो देवी सेठी हो, मिशन हो, जो भी है, उनको लाएं। और हमने इसके लिए टेंडर भी इनवाइट किया था। मैं सिर्फ जुबानी नहीं बोलना, मैं जो बोलता हूं, जो बोला हूं, किया हूं। हमने टेंडर भी इनवाइट किया था। तो दुर्भाग्य की बात है कि मेरी टेन्योर जो है थोड़ी कम थी, मुझे और पहले आना चाहिए था, लेकिन बचा था वही 6-7 महीने बचा था। तो टेंडर किया, वो टेंडर का रिस्पॉन्स आते आते मेरा समय हो गया। लेकिन मुझे विश्वास है कि BCCL के CMD समीरन दत्ता एक अच्छे इंसान हैं। हमें लगता है कि जो सेंट्रल हॉस्पिटल का जो 250 बेड एक्स्ट्रा है उसको, और जो हम लोगों ने टेंडर किया था उसको जरूर फाइनलाइज करेंगे। अभी स्थिति यह है कि आपके सेंट्रल हॉस्पिटल में जो इलाज होना चाहिए, मैक्सिमम डॉक्टर्स जो बढ़िया बढ़िया डॉक्टर थे वो सब रिटायर कर गए और अब वहाँ से केस रेफर होके निजी अस्पताल में, पहले निजी वाले भेजते थे वहाँ, अब वो निजी अस्पताल को भेजते हैं। और मैक्सिमम जो BCCL कर्मी है उनका इलाज का जो खर्चा है वो अब मिशन और दूसरे अस्पतालों को जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, हमें याद है, मैं CCL में CMD था जब कोरोना की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई। तो जो हमारा गांधीनगर हॉस्पिटल CCL का था, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन झारखंड। और कितने लोगों की जान बचाई है। उस सिर्फ CCL कर्मी नहीं, उस समय हम लोगों ने पूरी जनता के लिए खोल दिया था। और बल्कि जितने कुछ VIPs, मैंने जो उस समय लगता था कि सेंट्रल हॉस्पिटल गांधीनगर, धनबाद के कितने पेशेंट गए, हाँ, हम लोगों ने वहाँ एडमिट किया और सबकी जान बचाई। तो ये दुर्भाग्य है कि हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड इतना नीचा है, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, एक सवाल है, बीच में हम रोक रहे हैं। आपके माध्यम से एक बार पुनः मैं BCCL CMD समीरन दत्ता से आग्रह करना चाहूँगा कि जो टेंडर हम लोगों ने किया था, समीरन दत्ता भी डायरेक्टर फाइनेंस थे, वो भी उस डिसीजन के हिस्सा हैं। तो मैं जरूर आग्रह करूँगा कि उस टेंडर को फिर से आप रिवाइव कीजिए, रीटेंडर कीजिए और धनबाद को एक अच्छा हॉस्पिटल आप अवश्य दें। देखो क्या है ना कि धनबाद BCCL धनबाद दोनों एक दूसरे के पूरक है। धनबाद नहीं तो BCCL नहीं, BCCL नहीं तो धनबाद नहीं। बिल्कुल सही कहा है। प्रधानमंत्री के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी, देखिए क्या है कि आप देख लीजिए ना, हमें 75 वर्ष आजाद हुए हुआ। 75 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का टेन्योर कितना साल हुआ? 8 साल, 8 प्लस। अब इन 8-9 वर्षों में जो भारतवर्ष का विकास हुआ है और जो उधर 67 वर्षों में हुआ, दोनों की तुलना कीजिए। अब सवाल है कि विकास एक ऐसा शब्द है कि आप बोलिएगा साहब कैसे तुलना करें। तो जो सबसे चीज देखने वाली है, देखिए कहीं भी किसी गांव के भी रोड यदि अच्छा बना दे, कहीं से धनबाद में कहीं इधर आप अच्छा रोड बना दीजिए, देखिए कुछ दिनों बाद वहाँ दुकान आ जाएगी, युवाएं अपनी नौकरी खोल लेंगे, गुमटी खोल लेंगे। तो विकास का सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो तो शिक्षा है, दूसरा रिक्वायरमेंट स्वास्थ्य है, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो नौकरी कर पाएगा, और तीसरी रिक्वायरमेंट संस्कार है, चौथा रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड से दिखता है। तो मतलब आप प्रधानमंत्री के कामकाज से काफी ज्यादा प्रभावित है? रोड देख लेना, जहां भी भारतवर्ष में जाएं, इतने हाईवे, नेशनल हाईवे धनबाद में ही देखते हैं। ये रोड जो बन रहा है, अभी जहां भी चले जाएं, कितने एक्सप्रेसवेज बने, क्या क्या चीजें आ रही हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत काम हुआ ना, चाहे वो ट्रेन में ले लें। राहुल जी भी तो भारत जोड़ो यात्रा के तहत तो काफी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ कि हर भारतीय को मेहनत करनी चाहिए। हम अब लगभग 140 करोड़ हो गए हैं। आज हमारे देश में युवाओं की स्थिति क्या है? मैं यहाँ RSP गया था ना, बोला, मैं भाषण के दौरान कहा उन बच्चों से कि मेरे बच्चों, बेटियां भी थी और बेटे भी थे, हमने कहा कि हाथ उठाओ कि तुम में से कितने को भरोसा है कि ग्रेजुएशन करने के बाद तुमको नौकरी मिल जाएगी। एक हाथ नहीं उठा साहब। तो अभी तो सबसे बड़ा संकट तो बेरोजगारी ही तो है देश का। इस बेरोजगारी का इलाज क्या है? इस बेरोजगारी का ही इलाज है। तो इस बेरोजगारी का इलाज तो हमारे वर्तमान जो मौजूदा सरकार है वो भी नहीं कर पा रही है। मैं बता रहा हूँ, बेरोजगारी का इलाज सिर्फ लोग आकर झूठे इलेक्शन के समय में हम 5 लाख नौकरी देंगे, 2 लाख देंगे लेते हैं, और वही कहे ना, हमारी मात्र 77% जनता लिटरेट है, बेचारे समझ नहीं पाते हैं। ये कुछ बोल दिए, उसी पर उनको भाषण दे दिए। अरे आपको तो ये पूछना होगा ना कि भाई आप 5 लाख नौकरी देना चाहते हो, कैसे दोगे?
तो इस मामले में कमर तो हो नहीं, तो इस मामले में तो मजदूर का है और मिल गई। इस मामले में बिहार में भी वही हुआ, झारखंड में भी यही हुआ, एक से एक सबने घोषणा की और केंद्र ने तो 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करता, वो भी वादा वैसे ही निकला। देखिए क्या है ना, मैं कहा कि रोजगार आप जब अनाउंस कर रहे हो, रोजगार कैसे दोगे? ये 77% जनता, जब 100% हमारी लिटरेसी हो जाएगी और लोग समझने लगेंगे कि रोजगार कैसे मिलता है, कैसे बजट बनता है, कैसे खर्च होता है, तो पूछेंगे कि भैया आप बोल तो रहे हो 5 लाख दोगे कैसे, ये तो बताओ। और हमने कहा कि रोजगार के लिए मूलतः 4 आवश्यकताएं हैं, तो मतलब नेताओं, स्वास्थ्य, संस्कार और इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको क्या हो रहा है? तो जिस दिन जनता पूछना शुरू कर देगी, नेताओं को भी ठीक हो जाना पड़ेगा। भैया मेरे, जब मालिक मेरा ठीक होगा, आप देखते हैं ना, वही कंपनी कोई और सीएमडी रहता है तो इतना मुनाफा हो गया। हमारी ही सीसीएल, जब हम 12 में ज्वाइन किए थे तो लगता था कि सीसीएल बंद हो जाएगी। सर चलते चलते एक सवाल पूछना चाहेंगे, कौन सा पार्टी ज्वाइन कर रहा है? हम ज्वाइन कर रहे हैं सेवा जागरूकता मंच। और ये मंच, और मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, झारखंड के सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि सब लोग एक साथ काम करने की आवश्यकता। कोई ऑफर मिला कि नहीं किसी पार्टी से? पूरा सेवा जागरूकता मंच का हम पार्टी के, सर राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं, आप हमको घुमा के। मेरी पार्टी है सेवा जागरूकता मंच को आप जो बोल रहे हैं, देखिए क्या है ना कि मैं कह रहा हूं ना, सबको मिलजुल कर, और झारखंड ऐसा प्रदेश है, और विशेषकर कोयलांचल की मैं बात करता हूं साहब, मैं सब चीज जानता हूं यहाँ का, कहां से फंड आता है, कैसे खर्च होता है, कैसे होना चाहिए, मैं जानता हूं, उसमें तो मानेंगे आप। यहां इतनी संपदा है, इतना रिसोर्स है कि कोयलांचल में एक एक युवा के पास 2-2 नौकरी होनी चाहिए। और किसी को यदि हमसे क्रॉस द टेबल डिस्कस करना है तो मैं किसी भी से डिस्कस तो मतलब यहाँ अगर सबको रोजगार मिलता है तो कोयला चोरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं। अब बताइए, वो बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए, 6 साल, 7 साल, 10 साल के बच्चे हैं, कोयला चोरी कर रहे हैं। आप झारखंड को बनाना क्या चाहते हैं? तो कोयला चोरी यहाँ मुख्य पेशा हो गई ना, अब पेशा हो गई, उन बच्चों का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, वो क्यों जा रहे हैं? हम ये मान के चलते हैं कि गोपाल सिंह जैसा शख्स अगर आएगा तो कोयला चोरी रुक जाएगी और लोगों के हाथ में रोजगार हो जाएगा, ये उम्मीद करें हम। कोई भी चोरी देखिए तभी रुकेगी जब उसका पेट भरा रहेगा। आज आप 75 साल साहब हमें गुजर गए, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को। आज आप जानते हैं 81 करोड़ जनता भारत को वो फ्री राशन दिया जा रहा है। 81 करोड़, माने 81 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको राशन की आवश्यकता है, अपना राशन अपने नहीं पैदा कर सकते हैं। उस राष्ट्र के बारे में क्या होगा? और 81 करोड़ के यदि आप राशन नहीं दीजिएगा, नहीं देते, वो कहां जाएंगे 81 करोड़? जब भूख लगेगी तो आदमी कहां जाएगा? एक तरफ ये गर्व का भी विषय है, दूसरी तरफ शर्म का भी विषय है। ये गर्व की विषय है ही नहीं, ये मजबूरी का विषय है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम दे रहे हैं, क्योंकि वो देश की जनता है, देश की जो भी संपदा है, देश की तो एक तरफ पूरे 140 करोड़ का अधिकार है। 2-4-10%, क्या बात है कि अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। ये जो डिस्पैरिटी है, यदि ये विषमता बढ़ती गई तो इससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी, और इससे सबसे ज्यादा तकलीफ ज्यादा पैसे वालों को। एक तो क्लियर बात हो गया कि पीएम क्या बड़े फैन है, पीएम मोदी क्या फैन है। देखिए, जो सच्चाई है उसको बोलने में क्या है? चलिए तो अभी आप सच्चाई है वो बोलेंगे, देख रहे हैं आंकड़े जो बोल रहे हैं, जो आंकड़े दिख रहे हैं। देखिए, कोई सच्चाई को देखकर भी झूठ बोलता है, गुमराह करने की भी ना यहाँ एक परंपरा हो गई। देख रहा है कि वह व्यक्ति आदमी है, बोलेगा नहीं ये तो भैंस है। अब बोलेगा क्यों बोल रहे हो भाई? हमारी मर्जी है, हम बोलेंगे, प्रजातंत्र है, हमको बोलने की छूट है। अरे ये छूट थोड़े मिली थी क्या? इसी के लिए आपको सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह अपनी जान त्याग दिए क्या? इसी भारत के लिए, यही आज़ादी दिलाने के लिए। शुरू से जो अंग्रेजों की पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल। भारतवर्ष में क्या हुआ? आज भी क्या हो रहा है? डिवाइड एंड रूल से कभी भी युवाओं का भविष्य नहीं सुधरेगा। और आप गलती कर रहे हैं, जो भी राजनीति कर रहे हैं, ये आप भूल रहे हैं कि युवाओं को बांट कर ना, संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पर कितने दिन तक झोला ढुआओगे? कभी ना कभी तो अकल होगी, जब भूख लगेगी ना। जो इतना दिन तक लोगों को वादा करके या ठगते रहे, कुछ काम नहीं किए और जनता बार बार मौका देते रहे, उनके लिए भी कुछ बोल दीजिए। देखिए, जनता को बहुत दिनों तक नहीं ठग सकते। और आप देखेंगे ना, हम लोग भी जैसे क्लास में पढ़ते थे तो 2-4 लोग थे, बहुत झूठ बोलने की आदत थी, वो झूठ एक्सपोज हो जाता है। कितने दिनों तक? 1 साल, 2 साल, 4 साल झूठ बोल लोगे, लेकिन जब एक्सपोज होगा ना, और साहब ये जनता तो जो है ना, देखे ना,
जनता ठीक है, पढ़ी लिखी अभी 100% लिटरेसी नहीं हुई, लेकिन समझती सब है। बोलता है ना वो, क्या एक गाना है, पब्लिक सब जानती है। हाँ पब्लिक सब जानती है। चलिए, तो अंदर क्या है बाहर क्या है। तो अभी आप सुन रहे थे गोपाल सिंह जी को, जो BCCL, CCL, CIL में पूर्व CMD रह चुके हैं और 2021 में सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी सेकंड पारी समाज सेवा से शुरू की है। और मैंने पहले ही कहा कि वो कहना नहीं चाहते कि राजनीति में आना चाहेंगे और आगे क्या करेंगे, लेकिन अगर ऐसे लोग राजनीति में आते हैं तो जाहिर है उनकी भावना जिस रूप में है कि देश में काम हो, समाज में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो परेशानियां हैं वो दूर हो, तो ऐसे लोग अगर समाज में आगे बढ़ते हैं तो निसंदेह समाज का भला होगा। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि वो बताना नहीं चाहते कि राजनीति में अगला कदम उनका क्या होगा, किस पार्टी में जाएंगे, कुछ भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बता रहे हैं कि समाज सेवा उनकी पहली पसंद है और नरेंद्र मोदी उनकी पसंदीदा नेता है। इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी अगली भूमिका क्या होगी। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।